वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूजीसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन जो 2023 में आपके नोटिफिकेशन में आए थे, आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, जो हेल्पफुल रहेगी नेटा चंडीगढ़ के एग्जाम के लिए, एनआईटी जालंधर के एग्जाम के लिए, या कहने को हम कह सकते हैं जितने भी एनआईटी आईआईटी के एग्जामिनेशन हैं, डेफिनेटली वहां पर एकेडमिक्स रेगुलेशंस के अंदर यूजीसी और यूजीसी से संबंधित एआईसीटी के रेगुलेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो हमने अभी तक नहीं करवाए हैं, ये टॉपिक्स, या करवाए होंगे तो कभी इतना ज़्यादा डिटेल्ड हमने नहीं करवाया। तो इसी तरह एकेडमिक सेक्शन जितना भी है आपका नेटर के सिलेबस के अंदर, वो हम पहले आपको कवर कराने वाले हैं। तो यूजीसी के एक्ट से संबंधित क्लासेस हैं, अगर आपने अभी नहीं देखी हैं तो चैनल पे चेकआउट करो। बिना किसी विलंब के क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023। इसमें होता क्या है? इसमें होता यही है कि यूजीसी के अंदर या तो यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी जाती है या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं ये आपने समझ लेना जरूरी है आपके लिए। जैसे आप लोग नेटर चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसकी तैयारी कर रहे हो? नेटर चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो, तो नेटर है क्या? नेटर भी आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। क्या है वो? भी आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। साथ के साथ ये आपका ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो इसीलिए आपसे रेगुलेशंस की उम्मीद रखते हैं कि आप ये रेगुलेशंस पढ़ें। तो सबसे पहला सवाल जो इसके अंदर आएगा वो यही आएगा, ये नोटिफाई कब हुआ? नोटिफाइड। तो ऑफिशियल जो गजट है, गजट ऑफ इंडिया है जिसमें हम कहेंगे, वो आप देखोगे ये 2 जून 2023 को आपका नोटिफाई हुआ। कब हुआ? 2 जून 2023 को नोटिफाई हुआ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ये जो रेगुलेशंस हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाए गए। अब इन रेगुलेशंस के अंदर पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो यही है कि नोटिफाई कब हुए, हमने आपको बता दी, ठीक है। अब जो यूजीसी का एक एक्ट है आपने याद रखना है, वो हमने आपको पढ़ाया है, यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट क्या है आपका? 1956 है। तो 1956 के यूजीसी एक्ट के अगर आप सेक्शन 12 में जाओगे, सेक्शन 12A, तो 12A के अंदर आप सब सेक्शंस पढ़ोगे। सब सेक्शंस कौन कौन से? सब सेक्शंस 2 एंड 4। 12 सेक्शन ए के अंदर सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 4 के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको डिस्कशन या जो पावर्स के अंदर आप देखोगे तो उसमें ये चीज आपको मिल जाती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में, ठीक है। अप्लाई किस पर होते हैं? ये जो रेगुलेशंस हैं ये आपके अप्लाई होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस पर जो ये डिक्लेरेशन दे देता है कि भाई उनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज बनाया गया है। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। किसके लिए हैं वो इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन के अंदर आपके जो काम करते हैं उन पर ये अप्लाई होता है ये रेगुलेशन। चल, तो डिटेल में अगर आपने देखना हो तो रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी इंस्टीट्यूशन सीकिंग डिक्लेरेशन एज एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन। अब ये जो नोटिफाइड किए गए हैं यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन, या तो आपका हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई होते हैं या किस पर अप्लाई होते हैं? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर, ठीक है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो गया आपको क्लियर? या तो हायर एजुकेशन वाला कोई है, और हायर एजुकेशन आपके किसके अंदर आता है? वो आता है आपका सेक्शन 3 के अंदर आता है, सेक्शन 3 के अंदर आता है इस एक्ट के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो,
किसी भी रेगुलेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम डेफिनेशंस कह सकते हैं। तो वो डेफिनेशंस आप अगर देखोगे तो देखो क्या है, पहला जो सेक्शन होता है या रूल होता है, सेक्शन कहेंगे इसके अंदर, तो वो तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट इसके बारे में ही दिया होता है। दूसरा जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 2। अब ये जो सेक्शन 2 है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 का है। इसको यूजीसी एक्ट 1956 से लिंक मत करना आप लोग, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो चलो इन डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू करा देते हैं। इसके अंदर एक चीज आती है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल का मतलब क्या है? एकेडमिक काउंसिल उसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, उसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। ये कोई अलग से काउंसिल नहीं है, ये उसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक काउंसिल है, उसके बारे में आपसे बात की गई, आपको बताया गया है। दूसरी जो डेफिनेशन है दूसरे नंबर की देखेंगे वो एक्ट के बारे में है। तो एक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपको कहीं पे एक्ट लिखा मिलेगा इस पूरे रूल के अंदर तो आपने ये नहीं समझना, क्योंकि ये तो रेगुलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। एक्ट का सीधा मतलब है यूजीसी एक्ट। क्या मतलब है? एक्ट का मतलब है सीधा यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। एक नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर की डेफिनेशन, 3 नंबर की डेफिनेशन। 3 नंबर में एफिलिएटेड कॉलेज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एफिलिएटेड कॉलेज। तो एफिलिएटेड कॉलेज कौन से होते हैं? सीधी सी बात है, जिनको मान्यता प्राप्त है। बस हम तो ऐसे समझेंगे इसको, मान्यता प्राप्त कॉलेज जो भी है वो सारी की सारी आपकी एफिलिएटेड कॉलेज मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। क्या आ जाता है? बोर्ड ऑफ स्टडीज। अच्छा, ये आपको क्लियर कर देते हैं, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का रेगुलेशन है ये 2 क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर ये छोटी भी रह जाती है या बड़ी भी होती है तो डोंट वरी, 2 क्लास के अंदर आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का रेगुलेशन पूरा ब्रीफली हम आपको समझा देंगे। बाकी एग्जैक्टली फुल रूल अगर आपने पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, प्लस मेंबर्स वाले जो चैनल में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का देखो क्या होता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब है उसी डिपार्टमेंट की, उसी यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज। सिंपल, इसमें कुछ नहीं पढ़ना हमने। 5 नंबर की जो डेफिनेशन है इसके अंदर वो कैंपस के बारे में है। तो ये आपको सिंपल समझा देते हैं, ये लिखने वाली चीजें नहीं है। कैंपस में क्या होता है? कैंपस का मतलब सिंगल लोकेशन पे हो या मल्टी लोकेशन पे हो किसी सिटी के अंदर, उस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का जिसमें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, कैंपस प्रोवाइड किया गया है स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, उसको कैंपस बोलते हैं। तो ये बेसिक है, ये आप कहीं भी पढ़ोगे आप इसका आंसर दे दो। तीसरा आ जाता है सेंटर। अब इस सेंटर का क्या मतलब है? इस सेंटर का मतलब है सेंटर ऑफ स्टडीज, ठीक है। सेंटर का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ स्टडीज। किसकी स्टडीज? सेंटर ऑफ स्टडीज उसी डीम्ड। हम हर एक जो बात करेंगे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की करेंगे, लेकिन जहां पर भी हम एक्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, ठीक है। चलो, चांसलर है, वाइस चांसलर है और प्रो वाइस चांसलर है। इनका मतलब क्या हुआ? चांसलर, वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब इसके अंदर सीधी सी बात है, अगर हम चांसलर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का चांसलर है, ठीक है। तो ये आपका यही आ जाता है इसके अंदर, चांसलर, वाइस चांसलर, चलो एटसेट्रा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कॉलेज। तो कॉलेज का क्या मतलब है? वही मतलब है जो आपका यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। कॉलेज का मतलब, कॉलेज का मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है, जाना जाता है अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उसको हम कॉलेज बोलते हैं। पीएचडी प्रोग्राम भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो बेसिक सी बात यही है, कॉलेज का मतलब यही होता है, इंस्टीट्यूशन वेदर एफिलिएटेड कॉलेज हो या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो। तो कॉलेज का मतलब बेसिक वही है जो आप समझते हैं। 9 नंबर की डेफिनेशन के अंदर अभी एक वर्ड हमने यूज किया कॉलेज के साथ में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। क्या किया? कंस्टिट्यूएंट कॉलेज।
अब कॉलेज आपको पता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का मतलब होगा कि कोई एक एकेडमिक यूनिट इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्कूल है, सेंटर है या डिपार्टमेंट है। सॉरी, ये कॉलेज नहीं है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, ये लिखने में गलत हो गया, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। कॉलेज भी है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन कंस्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब क्या होगा? कोई एकेडमिक यूनिट, एकेडमिक यूनिट। अब एकेडमिक यूनिट में क्या है? कोई स्कूल हो सकता है, कोई सेंटर हो सकता है, ये ही चीजें हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वो कॉलेज क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और फाइनेंशियल कंट्रोल जिसका कॉलेज के अंदर है। कंस्टिट्यूएंट, अब कंस्टिट्यूएंट ये वही मतलब है जो आप समझ रहे हो, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होते ये कॉलेज ही है, लेकिन अगर कंस्टिट्यूएंट वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब संवैधानिक होता है। संवैधानिक यानी जो संविधान के हिसाब से काम करे, एक्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, हर एक कॉलेज है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, चलो, पर फिर भी लिख देते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। लेकिन ये किसी भी स्पॉन्सर्ड बॉडी का हो सकता है, फाइनेंशियल कंट्रोल कोई भी इसको स्पॉन्सर कर सकता है, स्पॉन्सर्ड, ठीक है। चलो आगे इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएगा आपका डिस्टिंक्ट कैटेगरी, जिसके अंदर आपका निटर लाई करता है। ये थोड़ा सा समझा देंगे आपको, डिस्टिंक्ट कैटेगरी। डिस्टिंक्ट कैटेगरी से सीधा मतलब समझ लेना आपका निटर। निटर है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, लेकिन किस कैटेगरी के अंदर है? डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, लिख करो इस चीज को। तो डिस्टिंक्ट कैटेगरी का मतलब ये होगा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एग्जिस्ट करता है पहले से ही, या वो स्टार्ट करता है, बिगिनिंग करता है, किसी चीज पे फोकस करता है, टेक्निकल टीचिंग पे, रिसर्च पे, ठीक है, या आपकी इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोई काम करता है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए काम करता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, स्पोर्ट के लिए काम करता है, लैंग्वेज के लिए काम करता है, डिसिप्लिन के लिए काम करता है, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम डिस्टिंक्ट कैटेगरी। और इसको डिसाइड कौन करता है ये भी बता देते हैं। तो डिस्टिंक्ट कैटेगरी में बहुत सारे बताए, तो आपको क्या लगता है नेटर किसके अंदर आता होगा? नेटर एक तो आएगा आपका जो काम करेगा वो करेगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट से पहले वो जो काम करेगा वो करेगा टीचिंग और रिसर्च पर, टीचिंग और रिसर्च। अब हालांकि टीचिंग कौन सी है यहाँ पे? टेक्निकल टीचिंग होती है। तो इस वजह से निटर आपका डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर माना जाता है। अब डिस्टिंक्ट कैटेगरी को डिसाइड कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड करता है जी, आंसर याद रख लेना, पेपर में पूछ भी लेंगे आपसे, एक्सपर्ट कमेटी। कौन करता है? एक्सपर्ट कमेटी। किसकी होगी ये एक्सपर्ट कमेटी? ये अप्रूव्ड होती है, अप्रूव्ड बाय यूजीसी। तो यूजीसी का जो कमीशन है उससे एक्सपर्ट कमेटी जो अप्रूव्ड है वो डिसाइड करती है कि किस यूनिवर्सिटी को डिस्टिंक्ट कैटेगरी के अंदर डाला जाए, किस कैटेगरी के अंदर डाला जाए, ठीक है। चलो अब एक्सपर्ट कमेटी की बात कर ही दी है तो अलग से भी आपको बता ही देते हैं एक्सपर्ट कमेटी के बारे में, कि एकेडमिक्स और अदर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं इस कमेटी के अंदर, ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कौन होता है? आपसे पूछा जाए, देखो ये तो हम क्वेश्चंस में ही आगे पूछेंगे, अभी तो आपने केवल समझना है। जब आपको मॉक क्वेश्चंस हम करवाएंगे तो उसमें आपसे पूछेंगे ऐसे ही सवाल। एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इंक्लूड्स, इस तरह से लिख देते हैं, होता कौन है इसके अंदर? तो एक्सपर्ट कमेटी के अंदर अगर आप देखोगे तो होते हैं एकेडमिक्स के एंड एकेडमिक्स एंड अदर्स फील्ड एक्सपर्ट्स, वो ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके इस कमेटी के अंदर। हो गया क्लियर? चलो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी करे जा रहे हैं हम आपको शुरू से ही, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किस सेक्शन के अंदर है। ये जब यूजीसी का एक्ट पढ़ाया था तो उसी में बताया था आपको, सेक्शन 3 के अंदर बात की जाती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की। किसके अंदर बात की जाती है? सेक्शन 3 के अंदर बात की जाती है। तो यहाँ पे जब हमने शुरुआत की ना इस लेक्चर की आज, यहाँ पे
तो ये यूजीसी का एक्ट के बारे में ये चीजें हैं, सेक्शन 12A सब सेक्शन ये चाहे आप याद मत रखना भले ही, लेकिन ये याद रखना कि सेक्शन 3 में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, चलो डिस्टिंक्ट कैटेगरी, एक्सपर्ट कमेटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात होगी। अब एक बड़ा जो समझने वाली चीज है आपको आती है अब अगर आपसे पूछे कोई मेन कैंपस क्या है, तो आपको पता लग जाएगा मेन कैंपस ये है जहां पे आपकी डीम टू बी यूनिवर्सिटी लाई करती है। ठीक है, जहां पर मेजर फैसिलिटीज हैं आपकी, वो उसी को मेन कैंपस बोलते हैं। अगर कोई इसकी कोई सब यूनिट बना दे तो वो अलग से सब यूनिट होगी। ठीक है, चलो एक नाक होता है, यही होता है ना जो आपको ग्रेडिंग देता है। इसकी आपने सिंपल फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब एक छोटा सा काम दे दें आपको, थोड़ी मेहनत लग जाएगी आपकी, रिसर्च भी हो जाएगी इस बहाने। निटर चंडीगढ़ का बताओ आप ना, NAAC रैंक ग्रेड है या जो भी होता है इनका ग्रेड ही होता है, ग्रेड क्या है वो कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, चलो बच्चों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग साथ के साथ हमें बताते चलें। जो भी आपके सजेशंस हैं उस पर बेसिकली हम लोग काम करेंगे डेफिनेटली। NBA, अब ये आपको यूजीसी के एक्ट में भी हमने बताया था, दोबारा से बता देते हैं क्योंकि इस एक्ट में भी लिखा हुआ है। देखो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये एक बोर्ड होता है जो किसी को मान्यता प्रदान करता है। NEP से बड़े सवाल आते हैं तो ये तो याद ही होगा आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, कब आई भैया ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पता है किसी बच्चे को? जब तक हम लिख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर तब तक आप जवाब दे सकते हो, बिल्कुल 2020 के अंदर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। एक NIRF की रैंकिंग होती है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो बताओ NIRF क्या होता है? ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो अब एक डेफिनेशन है 29 नंबर, क्योंकि आपको तो देखो रूल नंबर पढ़ना है तो सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा याद रखना, सेक्शन 2 के 29 में एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग बॉडी। क्या बोलते हैं हम जिसको? स्पॉन्सरिंग बॉडी बोलते हैं। बताओ ये क्या होती है स्पॉन्सरिंग बॉडी? तो स्पॉन्सरिंग बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जो चैरिटेबल होती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, चैरिटी के लिए काम करे। ठीक है, ट्रस्ट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनी अगर होगी तो सेक्शन 8 होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 2013 के जो। ठीक है, चलो तो अगर वो बॉडी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और फाइनेंशियल कंट्रोल में आपकी हेल्प करती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग बॉडी। क्लियर हो गया? इसके बाद एक 30 नंबर की डेफिनेशन भी इस सेक्शन 2 के अंदर आप लोगों ने याद रख लेनी है। सेक्शन 230 किसका है? ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 का है। बताओ भाई, इसका आएगा आपका स्टैंडिंग कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी कौन सी कमेटी होती है? तो स्टैंडिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी है कि इस कमेटी में एकेडमिक्स और अदर एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड के, और बेसिकली ये भी चेयरमैन ऑफ से ही अप्रूव्ड होती है कमेटी। ठीक है, इसको कौन बनाता है? अप्रूव कौन करता है? तो इन दोनों का जवाब है कमीशन। और कौन सा कमीशन है वो? दैट इज UGC। ठीक है, चल इसके अंदर एक 31 नंबर भी याद रख लेना। सेक्शन 2 के अंदर 31 नंबर में स्टैच्यूरी बॉडी के बारे में पूछा गया। अब स्टैट्यूट के थ्रू जो बनाई जाती हैं उसको स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूट का मतलब क्या हुआ
किसी मेड अंडर एनी लॉ, मेड अंडर एनी लॉ, जो किसी कानून के तहत बनाए जाएं उनको बोलते हैं आपका स्टैच्यूरी। ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडीज ये कौन कौन सी हैं? जैसे आपका AICTE हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, दैट इज BCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, दैट इज DCI, नर्सिंग काउंसिल हो गया, दैट इज INC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो गया, दैट इज NCTE। ये सारे के सारे, मेडिकल काउंसिल भी होता है, नेशनल मेडिकल NMC बोलते हैं जिसको, ये सारे के सारे स्टैच्यूरी बॉडीज होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको बनाया जाता है किसी लॉ के अंडर। तो लॉ के अंदर आपको कहीं कहीं ये मार्क कर लेना, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो यूनिवर्सिटीज की बात पढ़ रहे हो, टीचर्स के बारे में एक क्वेश्चन है जो याद रख लेना कि भाई, क्योंकि टीचर्स के भी सर्विस रेगुलेशंस के कुछ रूल्स हमने पढ़ने हैं, तो टीचर्स का अगर डिस्कशन इसके अंदर होता है तो सेक्शन 2 के 32 नंबर डेफिनेशन के अंदर डिस्कशन हो जाता है हमारे टीचर्स का। इसको बिल्कुल आप मार्क कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बता देंगे हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, किस लिए इनको बनाया गया था, इनके उद्देश्य क्या क्या है, ये जरूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें, इसके लिए ही बनाए जाते हैं। चाहे अंडर ग्रेजुएट कराएं कोर्स, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कराएं कोर्स आपको, चाहे आपको डॉक्टर्स वाले कोर्स कराएं, दैट इज PhD। ठीक है, UG कराएं, PG कराएं या PhD कराएं। ठीक है, ये H छोटा लिखा जाता है, PH के बाद D होता है ना, डॉट, PhD। ठीक है, रिसर्च के लिए होते हैं ये, रिसर्च भी होती है यहाँ पे, टीचिंग रिसर्च हो या टेक्निकल रिसर्च हो, उसके लिए भी इनको बनाया जाता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अडॉप्ट करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी 2020 वाली है, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करें, इसके लिए भी बनाया जाता है इनको। ठीक है, इनोवेशन करिकुलम के लिए इनोवेटिव रहें, ये इनोवेशन के लिए इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इनोवेट करें, नई चीजों की खोज करें, है ना। एक कंट्रीब्यूशन के लिए इनका सब उद्देश्य ये भी होता है, कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एजुकेटेड सोसाइटी बढ़ाने के लिए भी इनका रोल होता है। वो किस तरह से होता है? टीचिंग से होता है, आपका रिसर्च से होता है, इन सारी चीजों से होता है। ठीक है, चलो, तो ये आपको बता दिया हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब देखो, एक थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में आपसे करेंगे, लेकिन आपको हेडिंग बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। इनके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है। कोई कॉलेज है, कोई अपने आप को यूनिवर्सिटी अगर घोषित करवाना चाहती हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो जैसे नेटर था, तो नेटर ने क्या है, अप्लाई किया होगा, कुछ कंडीशंस रही होंगी, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी थी जिसके तहत इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कैंपस के बारे में भी है, NAAC नाक वाली जो ग्रेडिंग है उसकी भी बात की जाती है, इतने सालों की ये ग्रेडिंग होनी चाहिए। तो वो सारी एलिजिबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो क्लास कंक्लूड करने से पहले बेसिकली आपके जितने भी सजेशंस हैं वो इनवाइटेड हैं आपसे, जो भी आप कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस हमें बता सकते हैं। manatofficial14@gmail.com के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोर्स की बात करनी हो, परचेज की, या कोई और क्वेरी हो किसी एग्जामिनेशन को लेके या किसी एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, तो डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, और बेसिकली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप अपनी ऑन रखना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंस्टेंटली वाया टेलीग्राम, व्हाट्सएप या आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो तैयारी करते रहें, सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, चाहे नेटर चंडीगढ़ का हो, चाहे NIT जालंधर का हो, चाहे AIIMS CRE का हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।